एक नियम है कि जो भारी होता है वही नीचे होता है। तो आप जो साथी वहां पे उनको सलाम करते हैं, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए हो जाए साथियों। तो आप धारदार लोग हैं, आपके बीच में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जैसा कि अभी आप सुनील भाई को सुन रहे थे, बस 4 लाइनों अपनी बात को कहकर और कुछ बातों रहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा साथियों कि फूल बनकर जो जिया हर हाल में कुचला गया। फूल बनकर जो जिया हर हाल में कुचला गया, जिस्म को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। तो अभी एक मौका आया है आपके पास साथियों, ये एक मौका है कि आप बदल दीजिए उनको जो आपको स्वीकार नहीं है। इंग्लिश में कहावत है कि एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज, आप उसे स्वीकार कर लीजिए जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, या चेंज व्हाट यू कैन नॉट एक्सेप्ट, या बदल दीजिए उसको जो आपको स्वीकार नहीं है। तो ये मौका आपके पास आया है, अगर आपको कोई स्वीकार नहीं है तो ये मौका आया है कि आप उसको बदल सकते हैं। साथियों, ये जो तीनों महासंघ थे, अगर ये अच्छे रूप से काम कर रहे होते तो आज हम बुढ़ापे के लाठी का सहारा जो ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, शायद ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं से वो तीनों कमजोर हुए, अपने आप में लड़ने में वो कमजोर हुए, तो चौथे पाए के रूप में एआईबीडीएफ को, ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन को आना पड़ा। और साथियों, 1 अक्टूबर 2023 को देश के सबसे बड़ा एक रैली हुई, एक आंदोलन हुआ रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, विजय बंधु जी की अगुवाई में। उनके साथ इन तीनों संगठनों ने कोई सहयोग नहीं किया, उनके साथ अगर कोई खड़ा था तो वो एआईबीडीएफ सबसे आगे खड़ा था और जाकर वो आंदोलन सफल हुआ, जिसकी बदौलत ओपीएस के रूप में ओल्ड पेंशन की जगह पे एक नई पेंशन स्कीम उन्होंने लाने का काम किया। ये आपके एआईबीडीएफ का बहुत बड़ा योगदान है साथियों। साथ ही साथ ये तीनों महासंगठन क्या करते थे, जब भी चुनाव होता था उसके बाद 2-2 जेसीएम अपने जो सबसे प्रिय चहेते होते थे, चाहे उनमें क्वालिटी हो ना हो, योग्यता हो ना हो, किसी को जिसको भी चाहते थे वो जेसीएम में भेज देने का काम करते थे। वो 3 महासंघ थे, 2-2 जेसीएम ले लेते थे। इसके लिए हम लोग ने लड़ाई लड़ी, हमारा फेडरेशन ने मंत्रालय को लिखा, हमने नगीना के सांसद के द्वारा उनको संसद में उठवाया और साथियों रिजल्ट आपके सामने हाजिर है। वो रिजल्ट आया, न्यायालय का आदेश आया और अभी पिछले बार वेरिफिकेशन का चुनाव हुआ, जिसमें बहुत सारे जगहों पे हमारे एआईबीडीएफ के जेसीएम मेंबर दिए गए साथियों। आई निर्माणी में भी 2 जेसीएम मिला है साथियों। साथ ही साथ प्रत्येक 3 साल पर अब जेसीएम का भी चुनाव होगा। जहां कहीं भी गलत होगा एआईबीडीएफ पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है साथियों। चाहे आपकी लोकल समस्या हो, आज आपके यहाँ जो कंबाइंड हॉस्पिटल में है वहां पे डॉक्टर की कमी है या हमारे वर्कलोड की कमी है, इसके लिए कौन लड़ेगा? अगर आप हमारे 3 साथी जो यहाँ पर हैं, आप इनके साथ, इनको मजबूती के साथ वहां पर पहुंचाइए वर्ष कमेटी में। साथियों, आयु निर्माणी कानपुर के अंदर चाहे किसी भी, और इनको मैंने बताया है, आयु निर्माणी कानपुर में चाहे वो बीएमएस के लोग हों, चाहे कर्मचारी यूनियन के लोग हों, चाहे लाल झंडे के लोग हों, वो 2 वोट पहले आयु निर्माणी कानपुर के 2 प्रत्याशियों को देते हैं जो बहुजन एम्प्लॉयज यूनियन के 2 प्रत्याशी होते हैं साथी। एक में मैं, उसमें अनिल दास हूं, दूसरा हमारे अनिल प्रधान है। चाहे किसी भी संगठन के लोग हो, आप पूछ कर देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वो 2 वोट पहले इधर जरूर देते हैं, तो अब 8 वोट अपने संगठन को देते हैं। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग झंडे डंडे को किनारे कर सबकी लड़ाई लड़ते हैं, सबके दुख और सुख में सम्मिलित होते हैं। अगर कोई बीमार हो तो सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं, अगर कोई कैजुअल्टी हो गई तो ये 2 चेहरे सबसे पहले पहुंचते हैं वहां पे। अपने हमारे जो तीनों साथी हैं, हम लोगों ने यही बोला है, अगर इस तरह से आप काम करेंगे, उनकी हर समस्या का समाधान के लिए अगर आप खड़े होंगे, तो आपको अगली बार यहाँ पर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी नहीं, आज तो हम काम के आधार पे आपसे वोट मांगते हैं। अगर आपको लगता है ये काम कर सकते हैं तो आप इनको जरूर दीजिए साथियों, एक बार मौका दीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, वादा करता हूं कि अगर आप इनको संसद में पहुंचाते हैं वहां तक वर्ष कमेटी में, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को निराश महसूस नहीं करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में निवेदन करते हुए कि हमारे जो 3 साथी हैं, इनको बहुतायत से विजय बनाएं और
एक मजहर जी भी है हमारे सामने, बहुत अच्छे साथी हैं, उनके लिए भी हम निवेदन करते हैं कि भाई मजहर जी को भी आप कैंटीन प्रबंधन कमेटी में वहां तक पहुंचाइए। इन्हीं चंद शब्दों में साथ में युवाओं की जो हमारी लाठी, जो सबसे बड़ी लड़ाई है आज, वर्कलोड की तो लड़ाई है ही, ओपीएस भी हमारी लड़ाई है। ओपीएस के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं साथियों, क्योंकि वो हमारे बुढ़ापे के सहारे की लाठी है। अगर मान लिया आज कोई को ओपीएस में है और रिटायरमेंट हुए हैं, अगर वो खांसते हैं तो तुरंत उनकी बहू बोलती है कि ये खांस रहे हैं, बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाइए, उनकी देखरेख हो जाती है। लेकिन अगर ओपीएस, अगर आपको पेंशन नहीं मिलती है साथियों, तो सोच के देखिए, अगर आप खांसेंगे ना तो आपकी बहू बोलेगी हटाओ इसको यहाँ से बाहर निकालो। तो उसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई जो जोरदार तरीकों से लड़ रहा है एआईबीडीएफ लड़ रहा है साथियों। और आप सौभाग्यशाली है कि पेंशन रूपी हमारा एक बेटा है साथियों। पेन और सन, दो अंग्रेजी के दो शब्दों से ये बना है। पेंशन रूपी बेटा जो है, जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो पेंशन रूपी बेटा ये निर्वाणी आपको देती है, और वो तब तक पेंशन रूपी बेटा आपके साथ होता है जब तक आखिरी कदम आपका होता है। फिर आपने जिनको चाहा है सबसे ज्यादा, उसकी भी ये देखरेख करता है। तो इन तमाम लड़ाइयों के लिए आपके बिना नहीं संभव है साथियों, आपके सहयोग की जरूरत है। आप एआईबीडीएफ को सहयोग करिए। एआईबीडीएफ दुगनी ताकत के साथ लड़ाई आपकी लड़ रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में एआईबीडीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कामगार यूनियन के ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रेम बाबू जी अपने विचार रखेंगे। मैं आपसे चाहूँगा, बहुत जल्दी उन्होंने समय लिया है कि हम 2-3 मिनट बोलेंगे, आप लोग सुन के जाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद होगा मेरा। आइए प्रेम बाबू जी अपने विचार। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील जी, राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन अनिल दास जी, तथा उनके साथ आए हुए यूनियन के पदाधिकारीगण, निर्माणी के सभी यूनियनों के पदाधिकारीगण, साथ ही निर्माणी के सभी कर्मचारी साथियों, समय ज्यादा हो चुका है और करीब करीब कर्मचारियों संबंधित सभी मुद्दे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में रख चुकी है। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ यही कहूँगा, बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, जब हम इस निर्माणी के अंदर आए थे तो उस समय इसकी स्ट्रेंथ लगभग 4,500 थी। आज मैंने अभी एक कर्मचारी साथी से पूछा, आज स्थिति क्या है, आज स्ट्रेंथ क्या है, तो उन्होंने बताया कि शायद 800 भी नहीं है। 800 से नीचे कौन है जिम्मेदार इसके लिए? यही तीनों फेडरेशनों का नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि फेडरेशनें कभी भी गलत नहीं होती, संगठन कभी भी गलत नहीं होता है। संगठन में बैठे हुए चंद लोग जब दिख जाते हैं सरकार के हाथों, उन्हीं के कारण आज आपकी स्ट्रेंथ 800 भी नहीं रह गई है। एक समय था, वर्तमान सरकार के आने से पहले डिफेंस के अंदर सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 1.5 लाख थी। आज मैंने जब जानकारी की तो मुझे पता चला पूरे डिफेंस के अंदर 80,000 भी कर्मचारी नहीं रह गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह वही लोग हैं जिन्होंने यूपीएस लाने के लिए कहा हम बहुत खुश हैं, जबकि यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम से बहुत ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहली चीज, यूपीएस के अंदर जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाएंगे आपको पेंशन नहीं मिलेगी। मैं अभी दूसरे स्टेट में गया हुआ था, वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों से मेरी कुछ वार्ता हुई तो उन्होंने बताया
ऑर्डिनेंस के अंदर स्पोर्ट्स को करीब करीब समाप्त कर दिया गया। मुझे नहीं मालूम यहाँ के निर्माणी के अंदर स्पोर्ट्स होता है नहीं होता। इस निर्माणी के अंदर भी स्पोर्ट्स नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी भारत सरकार मुझे 3 स्टेशन इंक्रीमेंट देती थी, 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहा। ये वो सरकार थी जिस समय स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता था और सेफ्टी के अंदर, डिफेंस के अंदर। आज स्थिति ये है कि स्पोर्ट्स समाप्त कर दिया गया। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? हम सभी जिम्मेदार हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, आपको बाबा साहब ने एक ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में दिया हुआ है। हर 5 साल के अंदर लोकसभा का चुनाव होता है, उस वक्त आप भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को चुनाव जिता करके ना लाएं जो आपके कर्मचारियों के भविष्य से खेलते हैं। उनके पेंशन समाप्त, उनको नर्सिंग होम में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। सीनियर सिटीजन को जो 40% ट्रेन के अंदर छूट मिला करती थी वो समाप्त कर दी। खिलाड़ियों का केवल 25% किराया लेकर के उनको स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता था। तो ये सरकार कर्मचारियों की सरकार नहीं है, मजदूरों की सरकार नहीं है। आपके सामने रिजल्ट है। मैं अभी देख रहा था, इस गेट पे तो लिखा हुआ ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री, लेकिन उसके बगल के गेट पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपको एक बार फिर सोचना पड़ेगा। ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन को, नीले झंडे को भारत के अंदर क्यों आना पड़ा, क्यों उतरना पड़ा? ऐसा नहीं है कि कानपुर के अंदर ही नीले झंडे की सभी जगह शाखाएं खुल चुकी हैं, यूनियनें बन चुकी हैं। हमारे ओएफसी के अंदर ही हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, वर्क्स कमेटी वहाँ पे रहती है। दिल्ली के अंदर नीले झंडे की कम से कम 20 साल से वर्क्स कमेटी कंटिन्यू चल रही है। नागपुर के अंदर, अंबाझारी के अंदर, बीएफजे के अंदर हमेशा वर्क्स कमेटी नीले झंडे की रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, समय ज्यादा हो रहा है, बात बहुत भी है और भी बहुत है। मैं यही कहूंगा निर्माणी के कर्मचारी भाइयों को कि भाइयों, नीले झंडे पे विश्वास करें। यहाँ पर भी आपकी नीले झंडे की वर्क्स कमेटी आज नहीं तो कल बनना तो है ही है। मैं और ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।